आज 16 दिसंबर है। यह दिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे स्याह दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान की युद्ध में शर्मनाक शिकस्त हुई थी। 1971 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि चाहे हमें घास की रोटियां खानी पड़े, लेकिन हम एटम बम बनाकर ही दम लेंगे। भुट्टो की कही इस बात को 52 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की जंगी बीमारी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने भारत से 300 जंग लड़ने की गीदड़ भभकी दी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है, जो मुल्क दाने दाने को मोहताज है, उस मुल्क के हुक्मरानों की जंगी बीमारी खत्म ही नहीं हुई है? पाकिस्तान के इतिहास, भूगोल और भविष्य के सामने रखती यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Kashmir is Pakistan's jugular vein. The word Pakistan is incomplete without Kashmir. The people of Pakistan and the people of Kashmir are bound by a unique affinity. रस्सी जल गई पर पल नहीं गए, दो वक्त के फाके पड़े हैं। भूखी अवाम हुक्मरानों का फर्जी गुमान निगलने को बेताब बैठी है, लेकिन जिन्ना के सियासी वारिसों की जबान का जहर कम नहीं हुआ है। खुद सुनिए। फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से 3 लड़ाइयाँ हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके हैं। हारे हैं जीते हैं डजंट मैटर, हम लड़े हैं और हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान से जंग की गीदड़ भभकी देने वाला ये शख्स इस्लामाबाद की नई कठपुतली है। फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी इन्हीं के पास है। इसीलिए जब भी ज़बान खुली है, नियासी जरदारी और शरीफ खानदान की तरह जहर ही उगला है। फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से 3 लड़ाइयाँ हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके हैं। हारे हैं जीते हैं डजंट मैटर, हम लड़े हैं और हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ये जंगें हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कश्मीर को केपी बना दें, बलूचिस्तान बना दें? मतलब ये तो बहुत ही बचगाना किस्म की सोच होगी। पाकिस्तान के फिलहाल के प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने ये गीदड़ भभकी कब्जे वाले कश्मीर में जाकर दी है। हुआ यूं कि कश्मीर में 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। इसीलिए पाकिस्तान के पीएम भागे भागे पीओ के पहुंच गए, मुजफ्फराबाद पहुंचे, फर्जी कठपुतली विधानसभा को संबोधित किया, कश्मीर के नाम पर खड़ियाली आंसू बहाए। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। इस शख्स के पास जिन्ना के मुल्क के वजीर आजम का ओहदा है, इसीलिए कश्मीर के नाम पर 300 जंग की गीदड़ भभकी देने वाले इस शख्स को इतिहास याद दिलाना जरूरी है, वो भी तब जब 16 दिसंबर की तारीख हो। 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। 13 दिन तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश वजूद में आया था। 16 दिसंबर को जहां भारत विजय दिवस के तौर पर मनाता है, तो पाकिस्तान के लिए ये काले दिन से कम नहीं है। बावजूद इसके जिन्ना के सियासी वारिसों का जंग वाला जहनी जहर कम नहीं हुआ है। इसलिए पाकिस्तानी खुद अपने हुक्मरानों को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। 4 जंग हारने वाला जिन्ना का मुल्क हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन गीदड़ भभकी देने में पाकिस्तानी पीछे नहीं रहते। एक बार ये सुनिए। ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगे में
4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो डींगे हाँकने का हुनर जिन्ना के वर्दी वाले फर्जी वारिसों को बखूबी आता है, इसीलिए रावलपिंडी के डरपोकों से लेकर इस्लामाबाद तक के नकारा हुक्मरान जबान से जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वैसे पाकिस्तान की हैसियत क्या है, इसे ग्लोबल फायर पावर की इसी साल की रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख की फौज है। भारत के पास 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1,500 भी नहीं है। भारत के पास 577 फाइटर एयरक्राफ्ट तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 363 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 4,500 से ज्यादा टैंक हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3700 टैंक हैं। भारत के पास 1 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 77,000 हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है। सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 18 जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 हैं। भारत के सामने पाकिस्तान कहां ठहरता है, खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस्लामी लिहाज से इसलिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ सऊदीया और तुर्की जो है वो किसी ना किसी तरह हमारी सिर्फ हिमायत वो भी बयान के तौर पे करते हैं, वरना अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं। असल में जिन्ना ने नफरत की नींव पर पाकिस्तान बनाया। जिन्ना के इंतकाल के बाद बाकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जड़ों में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान की पढ़ी लिखी नस्ल सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है। अफसोस इस बात का है कि इस्लामाबाद पर बैठने वाले हुक्मरानों और रावलपिंडी के फर्जी जनरलों का ज़हनी जहर कम नहीं हुआ है। एक कहावत है कि अगर किसी पेड़ की जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो उस पेड़ के फलों को जहरीला होने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के मामले में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसे ही हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचा हुआ है, लेकिन पड़ोस के मुल्क के पूर्व वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद से ही हिंदुस्तान से दोस्ती की तान छेड़े हुए हैं। सवाल यह है कि शरीफ वाकई सीरियस हैं या फिर इसमें शरीफ की सियासत है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में खौफ, 2029 तक पाकिस्तान का बैड लक। 2024 है, नया आगाज है, उधर भी इलेक्शन होने हैं, इधर भी होने हैं। क्या लगता है दोनों कंट्रीज के बीच कोई पैचअप होगा, कोई तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, कोई दोस्ती, कोई वीजा कुछ बढ़ेगा कि जैसे जैम है वैसे ही रहेगा? दोस्ती तो नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कौन सा जुल्म हो गया है दोनों के बीच? जुल्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो बहुत दूर है, क्योंकि वो भी हमें नहीं जाने देते अपने मुल्क में। शरीफ जरदारी में कहां दम, पाकिस्तान में मोदी नाम का वेलकम। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नजर आ रही है। मोदी पावरफुल लीडर है, तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बॉर्डर पर चर्चा बढ़ी, 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही। अपनी कौम के लिए मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। देश में चुनाव होने में चंद महीने का वक्त है, लेकिन बॉर्डर पार लाहौर के मोहल्लों, इस्लामाबाद की गलियों से लेकर कराची के कूचों तक पाकिस्तानी मोदी मोदी नाम का जाप करते रहते हैं। हुक्मरान हो, सियासतदान हो या अवाम हो, सवाल पूछते ही तर्स से जवाब मिलता है। पता है कैसे? खुद सुन लीजिए। दोनों में से किसको चूज करने वाले हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज
शरीफ साहब को जी क्यों, और आप किसको चूज करेंगे? बेस्ट वजीर आजम कौन? एज अ पाकिस्तान कहेंगे तो नवाज शरीफ साहब, और परफॉर्मेंस के एतबार से मोदी साहब को। अच्छा, परफॉर्मेंस आपने कहा कि 10 साल में उनकी बड़ी अच्छी रही है। एज अ पाकिस्तानी इकोनॉमी उनकी अच्छी रही है। क्या अच्छी रही है? इकोनॉमी उनकी, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही, जबरदस्त। सुन लीजिए, याद कीजिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। पाकिस्तानियों ने खुद ही आतंकी मुल्क की परमानेंट बर्बादी की मुनादी कर दी है। 2023 में ही पाकिस्तानियों को एहसास हो चुका है कि 2029 तक अच्छे दिन पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्यों पीएम मोदी की सत्ता में हैट्रिक पक्की मान रहे हैं? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों हो रही है? इसकी वजह है नवाज शरीफ की वो बात जो मियां साहब ने विलायत से लौटते ही कही। नवाज शरीफ ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कोई आया था? नवाज शरीफ ने यह बात अपनी पार्टी की मीटिंग में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की। वैसे शरीफ से पहले इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ के तारीफ करने के मायने अलग हैं। पाकिस्तान में चंद महीने बाद चुनाव होने हैं। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे। अक्टूबर में शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे थे। नवाज शरीफ को पता है कि इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज होने का ये उनके पास आखिरी मौका है। लंदन में रहते हुए मियां साहब गर्त में जाते पाकिस्तान के हालात देख चुके हैं, इसीलिए भारत से संबंध सुधारने की वकालत करते रहते हैं। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दी। पाकिस्तान भी गजब की कौम है और पाकिस्तानी हुक्मरान तो उससे भी 2 कदम आगे हैं। नवाज शरीफ जब तक इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज रहे तब तक जहन में हिंदुस्तान से नफरत लाते रहे। अब 24 साल बाद और करगिल के विलन मुशर्रफ के कब्र में जाने के बाद नवाज शरीफ को शराफत याद आई। यही वजह है कि पाकिस्तानी अपने ही हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं। मियां साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है। भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ये वही पाकिस्तानी हैं जो चंद साल पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहते थे। लेकिन इस्लामाबाद की थाली खाली क्या हुई? पाकिस्तानियों की जबान ही नहीं, लहजा और अंदाज भी बदल चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान की तरक्की और कामयाबी का किस्सा है कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। पाकिस्तानी बॉर्डर के दोनों तरफ का फर्क जानने लगे हैं। नवाज शरीफ भी इन्हीं में से एक हैं। वैसे शरीफ साहब को पीएम मोदी क्यों याद आए, ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। बीजेपी को 3 राज्यों के चुनाव में जीत के पीछे पीएम मोदी का ही करिश्मा है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार 2024 में फिर सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। पिछले 1 दशक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की हैसियत, काबिलियत और ताकत का लोहा दुनिया ने माना है। नवाज शरीफ भले ही 4 साल से लंदन में देश से निकाले जाने का दंश झेल रहे थे, लेकिन ब्रिटेन से लेकर यूरोप के तमाम देशों में भारत की विकास गाथा सुनते रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान लौटने के बाद से ही हिंदुस्तान से दोस्ती का राग अलापने लगे। लेकिन ऐसे पहली बार नहीं है, पहले भी कई दफा शरीफ साहब को पीएम मोदी याद आते रहे हैं। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है।
G20 की मीटिंग्स वहाँ होती हैं, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया, और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है शरीफ साहब, जिन्ना के मुल्क का हाल जमाने को पता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इतिहास भूगोल से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री तक आतंक पर शुरू और टेरर पर खत्म होता है। इसलिए आज पड़ोस का मुल्क फटे हाल होकर दिवालिया हो चुका है। इसीलिए बॉर्डर पार वालों की बोली बदल चुकी है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार साजिद तरार को सुनिए। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है उनकी, वो तालीम में आगे है। पाकिस्तान का एक तबके को पता है कि इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान ने मुल्क को लूटकर अपनी तिजोरी भरी। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान के नाकाम हुक्मरानों से लेकर फर्जी जनरल तक अवाम को नफरत की अफीम सुंघाते रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां भारत से दुश्मनी की आग में जलते जलते खाक हो गई, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। पाकिस्तानियों की ज़बान यूं ही नहीं बदली है। असल में जिन्ना ने नफरत की नींव पर पाकिस्तान बनाया। जिन्ना के इंतकाल के बाद बाकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जड़ों में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ जब जैसे को तैसा की नीति अपनाई गई, तो आतंकी मुल्क की सारी हेकड़ी हवा हो गई। इसीलिए पाकिस्तान के कर्ज वाले कैरेक्टर को समझना भी जरूरी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर 62.88 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। जून 2023 के आखिर तक यही कर्ज 49.2 ट्रिलियन रुपए का था। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पाकिस्तान पर कुल उधारी 13.64 ट्रिलियन रुपए बढ़ी है। दशकों से पाकिस्तान का चूल्हा चीन की खैरात पर चलता रहा है, लेकिन अब माओ के मुल्क में भी पाकिस्तानियों के लिए बीजिंग में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि जिन्ना का मुल्क टाइम पर उधारी चुकाए, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। लेकिन शरीफ साहब खुद को चीन का दोस्त बताकर पाकिस्तानियों को कैसे बरगला रहे हैं, खुद सुनिए। जो सीपैक खुद मुझे आके चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, इन्होंने शी पिंग ने, तो उन्होंने मुझे खुद आके कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम चाइना। नवाज शरीफ जिसे चीन का तोहफा बता रहे हैं, उसी सीपेक ने पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां लिखी। पाकिस्तानियों को तो यही लगता है कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान। टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं साथ। नहीं, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कोई ऐसा मसला नहीं, इतनी मसले वाली बात नहीं। अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे चाइना का भी होगा।
क्या वजह हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान हैं, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है, इसलिए इन्हें समझ नहीं आती, समझ तो इन्हें भी आती। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये हर दूसरे दिन का ये रिपीट रोना है। ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जरूरी सबक है, और ये सबक पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को बखूबी मिल चुका है। हम भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं, अच्छा। हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं, अच्छा। तो अब हम आपको बताएं ना कि हम पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान बना हुआ है कि 14/1947 को, ठीक है। 1947 को बन गया, फिर ठीक है। ये जो 23 मार्च है ये पाकिस्तान योम पाकिस्तान का दिन था, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी हैं, लड़के हैं और मुसलमानी लड़के हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सच्चाई यही है। असल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो 1947 में ही तय हो गया था। 2023 के जाते जाते ये बात 100% साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ख्याल था जिसे इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले तानाशाह और हुक्मरान अपने मुताबिक सांचे में ढालते रहे। पाकिस्तान के पास सिर्फ यही विकल्प है कि बर्बादी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।